हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का फर्स्ट पार्ट जो है, उम्मीद है सबने देखा और उसे सही से सुना है। किसी बच्चे ने कोई कमेंट नहीं किया प्रॉब्लम को लेके, तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो बच्चे ने व्हाट्सएप से क्वेश्चन पूछा था, बाकी किसी बच्चे ने कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट पार्ट शुरू करने से पहले फिर से वही पुरानी बातें, जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया है शेयर कर दो, ठीक है। दूसरा वीडियो आने में थोड़ा देर हो गया इसलिए, क्योंकि बोर्ड की कॉपी चेक हो रही थी, कॉपियां चेक हो गई। अब डेली एक पार्ट मिलता जाएगा, ठीक है बेटा। शुरू करते हैं। तो हमने बात किया था सबसे पहले द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन। अब हम बात करेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यानी अब यूरोप में नेशनलिज्म का बनना कैसे बना, इसको हम देखते हैं। हमने फिर से वही एक बात की थी कि नेशन स्टेट वन डे प्रोसेस नहीं है। किसी भी कंट्री में नेशन स्टेट बनने में वन डे नहीं लगता है। अ लॉन्ग ईयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, अ लॉन्ग ईयर ऑफ स्ट्रगल, अ लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर्स। यानी बहुत लंबा संघर्ष है। किसका? हमारे जो मार्टर्स हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो हैं, चाहे हम इंडिया की बात करें, साथ में लेसन को इंडिया से कनेक्ट करते चलेंगे आप, ठीक है। यानी यूरोप में आज लगभग 38 कंट्रीज हैं। उस समय सब किंगडम्स में डिवाइड थे। कैसे? चाहे हम जर्मनी की बात करें, जर्मनी की बात कर लिया, ठीक है। इटली की बात हो गई, स्विट्जरलैंड की बात हो गई, ठीक है। ऑस्ट्रिया की बात हो गई, पोलैंड की बात हो गई। यानी ये सारी कंट्रीज यूरोप के पार्ट हुआ करती थी, ठीक है। अब यहाँ पे पार्ट हुआ करती, लेकिन इन कंट्रीज पे रूल कौन कर रहा था? यानी ये रूल कैसे हो रहे थे? यानी ये डिवाइड थे किंगडम में, किंगडम, डचीज एंड कैंटन्स में, ठीक है। किंगडम, डचीज एंड कैंटन्स में क्या थे? डिवाइड थे। और ये जो डिवाइड थे, ठीक है, यानी इनकी एक ऑटोनॉमस टेरिटरीज थी। उस टेरिटरीज में किसी का कोई दखल नहीं था। जैसे किसी की ये इतनी जमीन है तो वो जमीन किसकी है? उसी की है ना कि इटली पहुंच जाएगा तो ये जमीन जर्मनी की ही रहेगी, इटली की थोड़ा हो जाएगी। वैसे ही जो किंगडम थे उनकी वो टेरिटरीज थी, डचीज की एक टेरिटरीज थी, कैंटन्स की भी एक टेरिटरीज थी। साथ में जब ये इतना डिवाइड है तो इसका मतलब है कि इनमें कोई कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन वे ऑफ लाइफ, कॉमन कल्चर्स कुछ नहीं था, ठीक है। कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी। अब जब कॉमन आइडेंटिटी नहीं है बेटा, तो नेशनलिज्म कैसे आएगा? नेशन स्टेट कैसे बनेगा? साथ में इनकी लैंग्वेज भी एकदम डिफर थी। कैसे डिफर थी? यानी अब हम बात करते हैं कि जो जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, हमने एक सिंपल बताया कि ये यूरोपियंस की कंट्रीज हैं, ठीक। इन कंट्रीज में कैसे डिवाइड थे? किंगडम, डचीज एंड कैटन्स। इस बात को ध्यान रखना, किंगडम, डचीज एंड कैटन्स। अब यहीं पे हम बात करेंगे, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, बुक के अकॉर्डिंग चल रहा है, एक्स्ट्रा जहां रहेगा बताएंगे। ऑस्ट्रिया हंगरी, ये भी हमारी यूरोप की ही कंट्री है, ऑस्ट्रिया और हंगरी। इस पर रूल कौन कर रहा था? हैब्सबर्ग एम्पायर, ठीक है। हैब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहा था। अब ऑस्ट्रिया हंगरी पे रूल कौन कर रहा था? हैब्सबर्ग एम्पायर। तो सबसे पहले यहां पे हम बात कर लें जो हंगरी वाले थे,
यानी हंगरी में जो लोग रहते थे उसमें अधिकतर कैसी लैंग्वेज बोलते थे? मैग्यार लैंग्वेज। ठीक है, यानी ऑस्ट्रिया हंगरी को रूल कौन कर रहा था? हैब्सबर्ग एम्पायर। रूलर कौन था? हैब्सबर्ग। अब हंगरी में कौन सी लैंग्वेज चल रही थी? मैग्यार लैंग्वेज। ध्यान समझना बेटा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। हो सकता है आज ऑस्ट्रिया हंगरी पे या हंगरी में जो रहते थे लोग वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, और 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि कौन। ठीक है, फिर हैब्सबर्ग एम्पायर में ही बहुत सारे डिफरेंट इथनिक कंपोजिशंस थे। जैसे भारत की बात कर लें, ठीक है, भारत में हमारी सोसाइटी मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, उस 4 पार्ट में सब पार्ट्स हैं, फिर उनके रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनके कल्चर है, यानी सब कुछ क्या है एकदम डिफर होता जा रहा है। तो वैसे ही हैब्सबर्ग एम्पायर जो है यहाँ पे भी बहुत सारी इथनिक कंपोजिशंस थी, रीजनल लैंग्वेजेस थी, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एलेप्स के टिरोल। ठीक, एलेप्स के टिरोल समझना। फिर ऑस्ट्रिया इसमें हम लाते हैं, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया, ठीक है, बोहेमिया एंड सुडेटलैंड। अब यहां पे जो टिरोल थे, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया, सुडेटलैंड, यहां पे लोग कौन? जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? जर्मन। लेकिन जर्मन लैंग्वेज कौन बोलता था? एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी यानी जो उच्च वर्ग था, जिसको हम कुलीन बोलते हैं। 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन में मिला होगा नोबेल्टी। ठीक है, तो यानी एलेप्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया, सुडेटलैंड, ये कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? यानी यहाँ की जो एरिस्टोक्रेसी थे ये जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। इसके अलावा बात करते हैं अब गालिशिया। यहीं पे गालिशिया जो है पोलिश लैंग्वेज बोलते थे, यानी गालिशिया में जो रहते थे वो कैसी लैंग्वेज बोलते थे? पोलिश। वेनेशिया, ठीक है, लंबार्डी, वेनेशिया और लंबार्डी जो है ये इटालियन स्पीकिंग थी, इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस थी। समझते चलना। हंगरी में कौन सी लैंग्वेज बोलते थे लोग? मैग्यार। हैब्सबर्ग एम्पायर में ही जो डिफरेंट टाइप्स के इथनिक्स थी उनकी लैंग्वेज क्या थी? जो एलेप्स के टिरोल थे, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया, सुडेटलैंड, यहाँ पे लोग क्या लैंग्वेज बोलते थे? जो यहाँ की एरिस्टोक्रेसी थी वो यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज का यूज करते थे। फिर गालिशिया, गालिशिया की पीपल्स कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? पोलिश। वेनेशिया, लंबार्डी, यहाँ के लोग इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस थे, यानी यहाँ पे बोली जाने वाली लैंग्वेज क्या थी? इटालियन। इसके अलावा इस ऑस्ट्रियन हंगरी जो स्टेट था यानी हैब्सबर्ग एम्पायर, यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स थे, यानी वो क्या करते थे? फार्मिंग। अब फार्मिंग करते थे तो वो उनको देखो, एक थे बोहेमियन, ठीक, स्लोवाक्स, ठीक, ध्यान समझना। फार्मिंग करने वाले जो थे वो क्या थे? बोहेमियन, स्लोवाक्स, स्लोवेन्स इन कार्नियोला, यानी स्लोवेन्स कहां थे? कार्नियोला। इसके अलावा साउथ में क्रोएट्स, साउथ में क्रोएट्स थे, ईस्ट में रोमन थे, रोमन इन ट्रांसी, ठीक, ये पूरा का ग्रुप जो था ये फार्मिंग ग्रुप था। ठीक है, यहां पे केवल 1 मार्क्स का है बेटा। अब समझना, लेसन थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन 1 मार्क्स भी मैं नहीं छोड़ सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी टैगलाइन है
90 प्लस मार्क्स। तो 90 प्लस मार्क्स जो है 95 और 100 में ऐसे ही कन्वर्ट होगा बेटा, जब एक एक पॉइंट्स को तुम माइंड में रखोगे। क्यों? क्योंकि इससे कनेक्ट नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कनेक्ट होना है केवल 1 मार्क्स का ही कनेक्ट होगा। यानी अभी हम केवल 1 मार्क्स के लिए इतना परेशान है, इतना हमने केवल 1 मार्क्स के लिए पढ़ा। ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर इतना पढ़े 1 मार्क्स क्या फायदा? बेटा 1 मार्क्स मेरे लिए बहुत है। यानी हम फिर से बात करेंगे, यानी यूरोप में जो कंट्रीज थी, कैसे जो आज का हम यूरोप देखते हैं, चाहे जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, ये उस समय डचीज, कैटन्स और किंगडम में क्या थे? डिवाइड थे। एग्जाम्पल के लिए ऑस्ट्रिया हंगरी, जिसपे रूल कौन कर रहा था? हैब्सबर्ग एम्पायर। उस हैब्सबर्ग एम्पायर में एलेक्स कैटेरॉल, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया, सुडेनलैंड, यहाँ की जो एरिस्टोक्रेसी थे कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे? जर्मन लैंग्वेज। गालिसिया, यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज? पोलिश। वेनेसिया, लंबार्डी, यहाँ पे इटालियन प्रोविंसेस थी। ठीक है। इसके अलावा जो हंगरी एम्पायर था, ठीक है, यानी हंगरी की क्या था? एक ऑटोनोमस टेरिटरीज थी। यानी यहाँ पे लगभग सभी लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? मैग्यार। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में है वो यही है, एकदम इजी में है, यही है मैग्यार। इसके अलावा जो फार्मिंग ग्रुप था, यानी जो फार्मिंग करते थे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? बोहेमियन, स्लोवाक्स, स्लोवेन्स इन कार्डियोला, साउथ क्रोएट्स, साउथ में कौन से थे? क्रोएट्स थे। ईस्ट में रोमन इन ट्रांसिल्वेनिया। यानी ये सारे लोग क्या थे? यानी अब हमने देखा कि जब इनकी इतनी ज्यादा डिफरेंशिएट है, किसी तरह की कोई कॉमन लाइफ नहीं है, कोई कल्चर नहीं कॉमन, तो इनमें कैसे हम नेशनलिज्म और नेशन स्टेट लाएंगे? कैसे नेशनलिज्म और नेशन स्टेट हम लाएंगे? अब यहां समझाने के लिए तुम्हें तुम्हारे घर लेके चलते हैं, समझना। यहां पे छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये सबका एक छोटा सा घर, ये है पापा मम्मी, ठीक है, आधा पापा आधा मम्मी, 1 2 3 गिन लो कितने लोग हैं? 8। अब 8 के आइडियोलॉजी विजन क्या है? डिफर है, लेकिन पापा मम्मी ने कह दिया तो सब लोग क्या कर लोगे? एक हो गए। ये देखो एक हुए पापा मम्मी के कहने पे। वैसे ही जब इतनी सारी डिफरेंशिएट है तो फिर ये किसी न किसी के लिए तो एक होंगे ना। वो एक किसके लिए हो रहे हैं? वो एम्परर। यानी ये एम्परर के लिए क्या है? एक है। ठीक है। यानी एम्परर कौन इसमें है? हैब्सबर्ग एम्पायर। यानी उसके लिए एक है, यानी ये सब कुछ उसके लिए कर सकते हैं। तो यानी तुम्हारा एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, 3 मार्क्स का ही रहेगा, वैसे कोई चांस नहीं आने का। इतने सारे डिफरेंस थे यूरोप में, यानी जो डचीज, कैटन्स और किंगडम्स थे। फिर इतनी सारी कंट्रीज की अपनी एक लैंग्वेज थी, यानी जो रूल कर रहे थे। एरिस्टोक्रेसी, वहां पे एरिस्टोक्रेसी की अगर हम बात करें, केवल जब हम एरिस्टोक्रेसी बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन वे ऑफ लाइफ थी, मैरिज रिलेशंस होते थे, डिवीजन होने के बाद भी रिलेशंस थे इनके, बट जो फार्मर्स थे इनमें कोई डिविजन्स नहीं था। और एरिस्टोक्रेसी बात करते हैं, ये लैंडेड थे, यानी इनके पास बहुत जमीन हुआ करती थी, इसीलिए इनको पावरफुल पर्सन ऑफ द कॉन्टिनेंट कहा जाता है। वर्ल्ड में हर जगह देखोगे जिसके पास ज्यादा जमीन होती है उसको पावरफुल पर्सन बोला जाता है। ये तो हो गए एरिस्टोक्रेसी, यानी इनमें कॉमन वे ऑफ लाइफ थी। तो जाहिर सी बात है इनसे कोई मतलब नहीं। मतलब किससे था? कि जहां से हमें नेशन स्टेट इमर्ज हो, नेशन स्टेट हमारा इमर्ज करना था। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा यूरोप, जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है, जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है तो इसकी वजह से एक नया ग्रुप इमर्ज होता है जिसको हम बोलते हैं मिडिल क्लास। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन
इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक नया मिडिल क्लास इमर्ज होता है, वो कौन सा होता है? एक होता है वर्किंग प्रोफेशनल, यानी जिसको हम वर्किंग क्लास बोलते हैं, लेबरर्स बोलते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं, बिजनेसमैन बोलते हैं, बिजनेसमैन, यानी एक नया ग्रुप हमारा इमर्ज होता है मिडिल क्लास। ठीक, यानी ये जो मिडिल क्लास इमर्ज होता है, वर्किंग क्लास यानी जो काम करने वाले लोग हैं, इनको प्रोफेशनल्स बोलते हैं, लेबरर्स बोलते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं, बिजनेस मैन बोलते हैं। अब ये क्या थे? ये डिपेंड एक दूसरे पे थे, यानी सब एक दूसरे पे थे। साथ में ये दोनों जो थे ये किस पे डिपेंड थे? मार्केट पे। यानी हमेशा रखना, सारे एक साथ डिपेंड होते हैं एक दूसरे पे। क्यों? बिजनेसमैन के लिए अगर लेबर्स और वर्किंग प्रोफेशनल काम नहीं करेगा तो फिर कैसे? फिर इंडस्ट्रियलिस्ट वही सेम, लेबर्स इनके ऊपर डिपेंड है, यानी इस तरह से एक दूसरे पे सब डिपेंड थे। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से हमें एक नया मिडिल क्लास मिलता है। अब जब नया मिडिल क्लास मिलता है तो फिर इसी मिडिल क्लास की, ठीक है, हमें एक नया मिडिल क्लास मिल गया, तो ये मिडिल क्लास जो था, ये मिडिल क्लास यानी मध्य वर्ग जो था। अब एरिस्टोक्रेसी की क्या हुई थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था तो एरिस्टोक्रेसी का क्या हुआ? प्रिविलेज जो थे एबॉलिश हो गए थे। जब प्रिविलेज एबॉलिश हो गए, यानी कि जो इन्हें जन्म से अधिकार प्राप्त थे बेस्ड ऑन बर्थ, वो क्या हो गया? एबॉलिश, यानी समाप्त हो गया। तो मिडिल क्लास को क्या एडवांटेज हुआ? यानी कि द नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी यानी राष्ट्रीय एकता, यानी नेशन स्टेट की स्प्रिंट इन्हीं मिडिल क्लास के लोगों में आती है। वो भी कौन से? जो एजुकेटेड है। ठीक है, यानी एजुकेटेड जो मिडिल क्लास था उन्हीं में नेशनल यूनिटी आई। कब? जब प्रिविलेज समाप्त हो गए, किसके? एरिस्टोक्रेसी के। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा बनता है, हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज्ड इन यूरोप? ठीक, हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज्ड इन यूरोप? तो सबसे पहले ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, a new working class, a new businessman group, industrialists, laborers were emerged, यानी एक नया ग्रुप हमारा क्या होता है? इमर्ज्ड हो जाता है। सेकेंड, द नेशनल यूनिटी इमर्ज्ड फ्रॉम द मिडिल क्लास ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास, यानी नेशनल यूनिटी जो है इमर्ज कहां से होती है? मिडिल क्लास के जो एजुकेटेड लोग हैं वहां से होती है। वो भी कब? व्हेन द प्रिविलेज एबॉलिश्ड विच वाज बेस्ड ऑन बर्थ, जो कि बर्थ पे आधारित था। वहीं से हमारा क्या होता है? हमारा नेशन स्टेट इमर्ज होता है यूरोप में। ठीक है, यूरोप में, यानी हमारा नेशन स्टेट इमर्ज हो गया। अब नेशनल यूनिटी हमारी कहां से आ रही है? यानी ये जो मिडिल क्लास, ये जो मिडिल क्लास था इसी को हम बोलते हैं लिबरल क्लास भी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? लिबरल क्लास भी। अब ये लिबरल क्या है, इस पे आते हैं। स्टैंड फॉर, लिबर जो है हमारा लैटिन वर्ड से है, लैटिन वर्ड के लिबर से, जो स्टैंड करता है फ्री। फ्री भी सबको पता है, आजाद होता है। ठीक है, लिबरल जो है हमारा लैटिन वर्ड लिबर से है, जो स्टैंड करता है फ्री से। लेकिन जो लिबरल ग्रुप था, यानी जो लिबरलिज्म थे, उनके लिए ये स्टैंड करता था फ्रीडम,
यानी जो लिबरल ग्रुप्स था जिनको हम बोलते हैं लिबरलिज्म, ठीक, ये स्टैंड करते थे फ्रीडम, यानी ये फ्रीडम कैसी चाहते थे, इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी ये चाहते थे कि इक्वालिटी हो कब, बिफोर द लॉ। फिर साथ में द गवर्नमेंट फॉर्म, गवर्नमेंट फॉर्म विथ द कंसेंट ऑफ द पीपल, यानी इन्होंने कहा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, साथ में गवर्नमेंट कैसी फॉर्म हो, लोगों की सहमत से फॉर्म होनी चाहिए। इन्होंने एक वर्ड और कहा, इन्होंने कहा इस पर फोकस किया, क्या, प्रॉपर्टी ओनिंग, यानी प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी जो लोगों के पास है उस पर इन्होंने फोकस किया, यानी लोगों को प्रॉपर्टी रखने का भी राइट दिया जाए। अब यहां पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें ये सारी बातें, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ कहां से आई, फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया से आई। गवर्नमेंट फॉर्म विद द कंसेंट ऑफ द पीपल, ये कहां से आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारा क्या है, वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल था जिसने लोगों को क्या दिया था, वोटिंग राइट, जिसको बोलते हैं सफरेज राइट, वोटिंग राइट दिया था। बट किसको दिया था, केवल एक्टिव सिटीजन को, एक्टिव सिटीजन्स को दिया था। वो भी एक्टिव सिटीजन्स में कौन आते थे, ओनली मेन, मेन में कौन, 3 days का टैक्स, कुछ समय के लिए, यानी जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आया था उसी समय केवल वुमेन्स को राइट मिला था। ये शुरू में बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पे डिस्कस हम नहीं करेंगे, हम केवल इतना बात करेंगे कि जो हमारा लिबरल्स था, लिबरलिज्म, उनके लिए लिबरलिज्म क्या स्टैंड करता था, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड द गवर्नमेंट फॉर्म विद द कंसेंट ऑफ द पीपल एंड दे फोकस्ड द प्रॉपर्टी ओनिंग मेन। अब इकोनॉमिक स्पेस में लिबरल्स की क्या विजन्स थे, क्या थॉट्स थे, तो यहां पे हम बात करेंगे। सबसे पहले ये चाहते थे, दे वांटेड टू यूनिफाइड द कस्टम बैरियर्स, यानी ये चाहते थे जो कस्टम बैरियर्स था वो क्या हो जाए, यूनिफाइड हो जाए। क्यों, क्योंकि उससे इनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। कैसे, यहीं पे समझो कैसे होती थी। 1833 की अगर हम बात करें, हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग, हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग, ठीक है। हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग जाने में इन्हें, यानी अगर एक बिजनेसमैन अपना गुड्स 1833 में हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग भेज रहा है, यानी तो उसे 11 टाइम्स कस्टम टैक्स पेड करना पड़ता था, ठीक है। यानी 11 टाइम्स कस्टम टैक्स पेड करना पड़ता था, वो भी कितना, 5% एट ईच बैरियर, यानी यहां से यहां तक जाने में उसे 11 टाइम्स में ट्रेड कस्टम टैक्स पेड करना पड़ता था, वो भी कितना, 5% अकॉर्डिंग टू वेट एंड मीजर, वेट एंड, यानी उसका जितना वेट है और उसकी जितनी लंबाई है उसके अकॉर्डिंग उनको 5% उन्हें पेड करना पड़ता था। साथ में वहां पे वेट एंड, जैसे हैम्बर्ग से तो न्यूरमबर्ग जाते जाते वेट एंड मेजर सिस्टम के जो मेजरमेंट है वो डिफर हो जाता था। वहां का मेजरमेंट था LA, यानी इसी से, लेकिन हर प्लेस पे अलग अलग इसका था, चाहे मेज है, मिलान है, न्यूरमबर्ग, हैम्बर्ग, फ्राइबर्ग, चाहे जहां हम बात करेंगे वहां पे इसका मेजरमेंट डिफर हो जाता था। कहीं पे 1.5 है तो कहीं पे 1.67 है, 1.57। इससे क्या होता था,
टाइम लगता था। तो इन्होंने पहले कहा कि द यूनिफाइड द कस्टम बैरियर्स, यानी जितने भी कस्टम बैरियर्स हैं उसको एबॉलिश किया जाए पूरी तरह से, या यूनिफाइड किया जाए। उससे क्या होगा कि जो प्रॉब्लम्स होती है बिजनेस में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, वो हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व। उससे क्या होगा, हमारी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो जाएगी। फिर इन्होंने कहा, हमने एग्जाम्पल दे दिया कि 1833 में एम्बर्स टू न्यूरमबर्ग कोई भी गुड्स जाने में कितना 11 टाइम्स टैक्स देना पड़ता था, वो भी कितना 5% के अकॉर्डिंग। दूसरा था यूनिफाइड द करेंसीज, यानी इन्होंने ये भी डिमांड की कि करेंसीज को क्या किया जाए, यूनिफाइड किया जाए। क्यों, क्योंकि करेंसीज भी हर प्लेस पे अलग अलग होती चली जा रही थी, उसमें भी प्रॉब्लम हो। फिर इसी को लेकर नेपोलियन ने क्या बनाया था, कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स ऑफ जर्मन, यानी जर्मनी के 39 स्टेट्स को मिला के उसने कन्फेडरेशन बनाया, महासंघ बनाया, जिसमें उसने जो इस तरह के छोटे छोटे स्टेट्स, छोटे छोटे प्लेसेस थे, उसको क्या किया, यूनिफाइड कर दिया, जिसमें जर्मन के लगभग सारे स्टेट्स क्या हो गए, शामिल हो गए। फिर 1834 इनिशिएटिव ऑफ प्रेशा, 1834 में प्रेशा के इनिशिएटिव पे क्या फॉर्म किया गया, जॉल्वे राइन। एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है, तो इसलिए इस बार ये हो सकता है ये आ जाए। कैसे कि 1834 में जो कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स था, वो इनिशिएटिव किसने लाया, तो तुम्हारा आंसर रहेगा प्रेशा। या 39 स्टेट्स ऑफ कन्फेडरेशन में कहाँ के स्टेट्स शामिल हुए थे, वो है जर्मन। ठीक है, यानी अब इतनी सारी प्रॉब्लम थी, 1834 में इनिशिएटिव ऑफ प्रेशा क्या फॉर्म किया गया, जॉल्वे राइन, जिसमें जर्मन के ये जो सारे स्टेट्स थे क्या हो गए, शामिल। साथ में जो करेंसी 30 थी, ठीक है, जॉल्वे राइन में जो करेंसीज 30 थी, अब कितनी हो गई, 2। यानी कि जो लिबरल्स थे उनका इकोनॉमिक स्पेस में जो उनकी डिमांड थी वो इजिली सॉल्व हो गई, यानी कि नेशन स्टेट वहीं से आया था, इमर्ज हुआ था, ध्यान रखना। यानी ये भी नेशन स्टेट का ही पार्ट है। क्यों, क्योंकि यूनिफाइड लोगों को किया जा रहा, किसी भी तरीके से किया गया। टू यूनिफाइड द कस्टम बैरियर्स, यूनिफाइड द करेंसीज, कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स ऑफ जर्मन, ये किया गया। 1834 में जॉल्वे राइन बनाया गया, किसकी, इनिशिएटिव ऑफ प्रेशा। यानी इस तरह से लिबरल्स का विजन कंटिन्यू क्या हो रहा था, स्प्रेड होता जा रहा था। द बिलीव्स ऑफ कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, यहां दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक तो है 1815 और दूसरा है कंजर्वेटिज्म। जब हम कंजर्वेटिज्म की बात करते हैं तो ये हर कंट्री में, भारत में भी बहुत है। कैसे, भारत में प्रेजेंट टाइम दो तरीके के लोग हैं, ठीक है, एक है न्यूली माइंडेड, एक है थोड़ा सा ख्यालात पुराने हैं, उन्हें नई चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो अगर उनके साथ बैठोगे तो थोड़ी थोड़ी बात पे क्या कहेंगे, जमाना तो हमारा था, तुम्हारा क्या है, तड़ा घोड़ा। यानी कंजर्वेटिज्म वही लोग थे, पुराने ख्यालात यानी रूढ़वादिता। और 1815 ये ऐसी डेट थी जब फ्रांस क्या हो रहा था, सब कुछ लॉस्ट होना शुरू हुआ था। इसके बाद कैसे, हमने बताया था नेपोलियन फ्रांस का एम्परर बनता है कब, 1804 में। इटली पे इन्वेड कब किया था, 1797 में। ठीक, ये हो गया, ध्यान देना, इटली पे इन्वेड 1797, एम्परर फ्रांस का 1804। तो फिर ये 1815 क्या है,
यानी 1804 के बाद वो लगातार फ्रांस की बाउंड्री क्या हो रही थी, स्टैंड कर रहा था, बढ़ाता चला जा रहा था। यहां पे होता है एक वार, उस वार का नाम है बैटल ऑफ वाटरलू। अब ये मत समझ लेना कि वाटर पानी को लू लग गया, क्योंकि समझते ज्यादा हो तुम लोग और इस तरह की बातें कुछ ज्यादा ही है ना। तो बैटल ऑफ वाटरलू कब होता है, 1815 में। अब एक तरफ तो रहता है नेपोलियन और दूसरी तरफ रहते हैं 4 पावरफुल कंट्रीज। बहुत सिंपल तरीका है, यानी नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में डिफीट किन कंट्रीज ने मिलकर किया था। तो पी का मतलब है प्रशा, आर का मतलब है रूस रशिया, ए का मतलब है ऑस्ट्रिया और बी का मतलब है ब्रिटेन। यानी कॉमन मिलके, यानी इन लोगों ने कॉमन लड़ा किसके साथ, नेपोलियन के साथ। कहां पे, बैटल ऑफ वाटरलू। कब, 1815 में डिफीट हो गया और नेपोलियन। अब जब डिफीट हो जाएगा तो नेपोलियन की वजह से जो चेंजेस हुए हैं तो वो चेंजेस क्या होंगे, बदले जाएंगे ना, है कि नहीं, बोलो भाई। नेपोलियन ने जितना कुछ चेंज किया था वो बदला जाएगा ना। तो कंजर्वेटिव्स क्या चाहते थे, एक तो थी स्टेट एंड सोसाइटी, चर्च, मोनार्की, सोशल हायरार्ची, एंड फैमिली। यानी जो इनकी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थी वो क्या थी, स्टेट एंड सोसाइटी, चर्च, सोशल हायरार्चीज, मोनार्की, फैमिली। इसको वो चाहते थे कि ये सब क्या हो जाए, वापस हो, यानी जैसे थी पुरानी तरीके से पुरानी आ जाए, नया जितना चेंजेस हुआ है सब कुछ बदल जाए। एक हो गया, ठीक। फिर ये चाहते थे कि नेपोलियन की वजह से जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो जानते थे कि इससे क्या होगा, पूरा फायदा होना है। वो फायदा किसको होगा, मोनार्क को। यानी जो कंजर्वेटिज्म थे वो आधे से अधिक अब प्री वॉर, यानी वो युद्ध के पहले वाले दिनों में वापस नहीं जाना चाहते थे। वो चाहते थे कि नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के माध्यम से हम मोनार्की को क्या करें, और स्ट्रांग करें, यानी जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है उसे हम क्या करें, स्ट्रांग करें। साथ में इनको ये भी था कि हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसके माध्यम से मोनार्की को और स्ट्रांग कैसे करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके माध्यम से आई थी डायनामिक इकोनॉमी। डायनामिक इकोनॉमी आई थी, आर्मी आई थी, ट्रेंड ब्यूरोक्रेट्स आए थे, ठीक। यानी इन्होंने कहा कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो कंजर्वेटिव्स थे इनकी बिलीव क्या थी कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो स्टेट एंड सोसाइटी हो, चर्च हो, मोनार्क हो, फैमिली हो, ठीक है, सोशल हायरार्चीज हो, ऊंच नीच, वो सब वापस आ जाए। जैसे आज ही हमारे देश में जो पुराने के लोग हैं वो चाहते हैं कि ऊंच नीच वाला सिस्टम वापस आ जाए, वो ऐसा ही चलता रहे। फिर आधे से अधिक लोग जो कंजर्वेटिव्स थे वो प्री वॉर के बिफोर प्री वॉर डेज जाना ही नहीं चाहते थे, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के तहत वो चाहते थे कि मोनार्की, यानी जो कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन है वो क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। साथ में उन्हें ये भी था कि क्यों ना हम नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से, यानी क्या था उसमें डायनामिक इकोनॉमी थी,
आर्मी था ट्रेंड ब्यूरोक्रेट्स। इसके माध्यम से हम कंजर्वेटिव जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसे क्या करें, और भी ज्यादा स्ट्रांग करें। ठीक है, तो अब वो तो ठीक है, नेपोलियन की डिफीट भी हो गई। ठीक, नेपोलियन की डिफीट हो गई, इनकी बिलीफ भी सुन लिया तुमने, तो बिलीफ थी। तो अब कंजर्वेटिव जो कंट्रीज थी, वो कंजर्वेटिव कंट्रीज कौन कौन थी? प्रशा, ठीक, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ये लोग मिलते हैं। कहां पे मिलते हैं? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। चारों कंट्रीज के हेड ऑफ नेशंस वियना में मिलते हैं। जब मिलते हैं तो उसी को बोला गया ट्रीटी ऑफ वियना। क्यों बोला गया बताते हैं। ट्रीटी ऑफ वियना क्यों? क्योंकि आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन द हेड ऑफ नेशंस ऑफ प्रशा, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन मेट इन वियना टू सेटलमेंट। यानी जो सेटलमेंट करना था। क्यों? क्योंकि हमने पहले बता दिया कि कंजर्वेटिव जो बिलीफ्स थी उनकी क्या क्या, तो यानी यहाँ पे वो मिलते हैं। और इसका हॉस्ट जो था, हॉस्टिंग कौन किया था? ड्यूक, एक नंबर का है बेटा, ड्यूक मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का क्या था ये? चांसलर। ठीक है, यानी इसकी हॉस्टिंग, मेजबानी किसने किया? ड्यूक मेटरनिक ने किया था, ऑस्ट्रिया का चांसलर। बहुत दिमाग वाला इंसान था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा दिमाग, पूरा पेची इंसान था ये। ऐसे आगे देखते चले, यानी ट्रीटी ऑफ वियना की हम बात कर रहे हैं। ट्रीटी ऑफ वियना कहां हुई थी? ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। कब होती है? 1815 में। कौन कौन शामिल होता है? 4 कंट्रीज के हेड ऑफ नेशंस, कंट्री प्रशा, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। हॉस्टिंग किसने किया? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। होता क्या है अब देखते जाओ सब। ट्रीटी ऑफ वियना। तो सबसे पहले होता क्या, ध्यान दो, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो उसकी वजह से बूर्बो डायनेस्टी को क्या किया गया था? ओवरथ्रोन किया गया था, बहुत जलील किया गया था उसको। इसको लुइस 16 को बहुत जलील बेइज्जती की गई। उसके बाद क्या हुआ? ओवरथ्रोन कर दिया गया। बाद में उसके ऊपर ट्रीजन यानी राजद्रोह लगाया गया और फिर फांसी चढ़ा दिया गया था सबके सामने। यानी यहां पे वही पहला किया गया कि बूर्बो डायनेस्टी जो थी उसको रिस्टोर किया गया। वॉज रिस्टोर्ड, एक हो गया। ठीक, दूसरा इन्होंने कहा कि नेपोलियन ने बहुत दूर तक कब्जा किया है, यानी कि बहुत दूर तक कब्जा किया है। तो इसकी वजह से नेपोलियन क्या हुआ? धीरे धीरे अपनी टेरिटरीज को, यानी नेपोलियनिक वॉर की वजह से फ्रांस जितनी टेरिटरीज को कब्जा किया था, ठीक है, वो सारी टेरिटरीज अब फ्रांस क्या हो रहा था? लॉस कर रहा था। यानी फ्रेंच लॉस्ट द टेरिटरीज विच वॉज एक्सेड बाय द नेपोलियन। ठीक है, इसके बाद फ्रांस की बाउंड्री पे न्यू स्टेट्स वर लोकेटेड इन द बाउंड्री ऑफ फ्रांस, बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। हमने पहले कहा था ड्यूक मेटरनिक बहुत दिमाग वाला इंसान था। सबसे पहले बूर्बो डायनेस्टी स्टोर किया गया। वो तो चारों चाहते थे कंजर्वेटिव जो बिलीफ्स थी उसमें शामिल था। लेकिन फिर उसने क्या किया कि जो फ्रेंच था जितना जीता था कंट्रीज को, वो सब क्या होता गया? हारता चला गया। फिर फ्रांस, अब ये एग्जाम्पल समझो केवल, ये फ्रांस है। फ्रांस के नेबरिंग में ऐसी पावरफुल कंट्रीज को उसने लोकेटेड किया जिससे कि फ्रांस कभी बाउंड्री को एक्सटेंशन ही ना कर सके, स्टैंड ना कर सके। सबसे पहले नॉर्थ में वो पहुंचा। ठीक है, यहां पे दिख रहा है
नॉर्थ में एन से समझ जाना, नॉर्थ यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, इसके साथ किसको जोड़ा गया, ध्यान से समझना। एक नंबर का ही क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ यूनियन तो पूरा 3 नंबर का आएगा, इस बार इंपॉर्टेंट भी रहेगा। नॉर्थ में यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, इसके इसमें और एक पार्ट जोड़ दिया गया, वो था बेल्जियम, ठीक है। साउथ में पीडमांट को, यानी पीडमांट जो हिस्सा था उस पीडमांट में जोड़ दिया गया, तो इसको दूसरे तरीके से करते हैं। साउथ में जिनेवा, जिनेवा was added to Piedmont। देखो पावरफुल कंट्रीज में देखो, पहले यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के साथ बेल्जियम नॉर्थ में कर दिया गया। साउथ में जिनेवा जो था, उस जिनेवा पीडमांट में किसको जोड़ दिया गया, जिनेवा को, यानी साउथ 2 हिस्सा हो गया पूरी तरह से, ठीक है। आगे अब देखो ईस्ट और वेस्ट बचा है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब पहले वेस्ट पे आते हैं, ये वेस्ट, ठीक। जो प्रिसा था, प्रिसा को इंपॉर्टेंट टेरिटरीज दी गई, यानी और दूसरे प्रिसा गॉट द इंपॉर्टेंट टेरिटरीज इन द वेस्टर्न फ्रंटियर्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट यानी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज इसको दे दी गई, ये हो गया। साउथ में आते हैं, अभी ईस्ट में। ईस्ट में रसिया को पोलैंड दिया गया, ध्यान समझना। ईस्ट में रसिया को पोलैंड दिया गया, और ईस्ट की ही तरफ प्रिसा को एक पोर्शन दिया गया, किसका, अ पोर्शन ऑफ सैक्सनी, ठीक है। इसके अलावा वेस्टर्न में ही ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली दिया गया। बेटा अभी किसी तरह समझो, बोर्ड छोटा है, बोर्ड बड़ा हो जाएगा कुछ दिन में। यानी ट्रीटी ऑफ वियना पे आते हैं फिर से पूरी तरह से। सबसे पहले बोर्बो डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड विच वाज रिलेटेड ड्यू टू फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से जो बोर्बो डायनेस्टी को ओवरथ्रोन किया गया था, उसे रिस्टोर किया गया। सेकंड, जो फ्रेंच ने अपनी बाउंड्री को एक्सटेंड किया था नेपोलियनिक वॉर की वजह से, अब वो लॉस्ट हो रहा। नेक्स्ट, फ्रांस के नेबरिंग में ऐसी पावरफुल कंट्रीज को लोकेट किया गया जिससे फ्रेंच कभी भी अपनी बाउंड्री को एक्सटेंड ना कर सके, जिसमें नॉर्थ में यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के साथ बेल्जियम जोड़ा गया। साउथ में जोड़ा गया जिनेवा वाज एडेड टू पीडमॉन्ट, जिनेवा को पीडमॉन्ट के साथ जोड़ दिया गया। वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे प्रिसा को इंपॉर्टेंट टेरिटरीज दी गई। साथ में वेस्टर्न में ही वेस्टर्न में ही ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली दिया गया। ईस्ट में रसिया को पोलैंड का हिस्सा दिया गया, और ईस्ट में ही प्रिसा को सैक्सनी का पार्ट दिया गया। ये था साथ में। लेकिन अब यहाँ पे हमने पहले कहा ना, ड्यूक मेटरनिख बहुत दिमागदार था। जब उसने नेपोलियनिक वॉर की वजह से सब कुछ चेंज कर दिया, तो फिर कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स ऑफ जर्मन
जर्मन का जो 39 स्टेट्स ऑफ कन्फेडरेशन था उसे चेंज क्यों नहीं किया? द रिवोल्यूशनरीज, यानी अभी तक हम बात कर रहे थे लिबरलिज्म की, कंजर्वेटिज्म हो गया, वियना हो गई थी, रिवोल्यूशनरीज कहां से आ गए? तो ये जो कंजर्वेटिज्म थे ना, यहीं से आता है ये रिवोल्यूशनरीज। क्यों? जैसे जैसे कंजर्वेटिव जो इंस्टीट्यूशन थे वो स्ट्रांग हो रहे थे। अब स्ट्रांग हो रहे थे यानी कैसे? पुराना सिस्टम सब कुछ आ रहा था, यानी फ्रीडम जो थी वो खत्म हो रही थी, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस था वो भी खत्म हो रहा था, साथ में डिसेंट भी और क्रिटिसाइज ये टॉलरेट नहीं कर रहे थे कंजर्वेटिव। इसीलिए उन्होंने प्रेस पे क्या किया? सेंसरशिप लगा दिया। और जब प्रेस पे सेंसरशिप लगा दिया तो वहीं उसी के अगेंस्ट ये रेवोल्यूशनरीज क्या होते हैं? इमर्ज होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नेम हमें मिलता है जोसेफ मैजनी। जोसेफ मैजनी का, जोसेफ मैजनी बॉर्न होता है 1807। ठीक है। अब जब रेवोल्यूशनरीज थे वो क्या हो रहे थे? अपने को बचाने के लिए अंडरग्राउंड होते जा रहे थे, और वहीं पे इन्होंने अंडरग्राउंड सेक्रेट सोसाइटीज फॉर्म किया था, जिसमें जोसेफ मैजनी 1807 में बॉर्न हुआ था। कहां पे? जिनेवा में, जिनेवा इटली में बॉर्न हुआ। इसके बाद इसने क्या किया? कार्बोनरी सेक्रेट सोसाइटीज है उसका क्या बनता है? मेंबर बनता है। फिर 1831 में लिगुरिया पे क्या करता है? रिवॉल्ट ऑन लिगुरिया। जब लिगुरिया पर रिवॉल्ट करता है तो इसे क्या कर दिया गया? एक्साइल। ठीक है, इसको एक्साइल कर दिया गया, और वहां पे ही रह के इसने क्या बनाया? 2 सेक्रेट सोसाइटीज बनाई। ध्यान समझना, जोसेफ मैजनी बॉर्न होता है 1807, कहां पे? जिनेवा। इसके बाद इसने क्या किया? कार्बोनरी सेक्रेट सोसाइटीज का मेंबर बनता है। 1831 यानी 24 इयर्स की एज पे लिगुरिया पे रिवॉल्ट करता है। इस वजह से उसे वहां से क्या कर देता? एक्साइल होने के बाद 2 सेक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करता है। यंग इटली इन मर्सिलिए, और दूसरा यंग यूरोप बर्न। ठीक, यानी कार्बोनरी का मेंबर बनने के बाद लिगुरिया रिवॉल्ट, यंग इटली मर्सिलिए में फॉर्म करता है, और यंग यूरोप बर्न। और इसके जो कंट्रीज मेंबर्स थी, यानी फ्रांस के नेबरिंग जो कंट्रीज थी, साथ में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, ये सब क्या थी? इसकी मेंबर्स बन गई थी। क्यों? क्योंकि वो उनके यहाँ की कंजर्वेटिव डिजाइन्स अब स्ट्रांग हो रहा था, वो लगातार फैलता जा रहा था, सेंसरशिप कर रहा था, इसी वजह से वो क्या हुए? इसके मेंबर्स बन गए थे। और फिर जर्मनी, इटली, पोलैंड, बेल्जियम, उन्होंने भी इसी मॉडल पे अपने यहाँ क्या फॉर्म किया? सेक्रेट सोसाइटीज। अब जब सेक्रेट सोसाइटीज फॉर्म किया तो ड्यूक मेटरनिख जो था, समझना, ड्यूक मेटरनिख इतना ज्यादा डर गया जोसेफ मैजनी से, उसको क्या कहा? ही एक नंबर का है बेटा, ही इज द मोस्ट डेंजरस enemy of our सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर कौन सा? वही सोशल हायरार्ची जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे। अब ड्यूक मेटरनिख को इसके बारे में डिस्क्राइब करना पड़ा कि ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, यानी हमारा इस जो सोशल ऑर्डर है, ऊंच नीच का सिस्टम है जो हमारा, उसका ये क्या है? सबसे बड़ा शत्रु है। हालांकि ये टॉपिक बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है बेटा, जहां पे ना समझ में आए कमेंट कर देना या व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। तो कोशिश करना टुकड़े टुकड़े में देखना,
और नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगा। जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया है वो सब्सक्राइब कर दें।